हमारे संगठन का नियम है कि हम किसी की जाति पर टिप्पणी नहीं करेंगे, किसी के धर्म पर टिप्पणी नहीं करेंगे। ये आसमानी किताब वाले थोड़े से इन्होंने थोड़ा सा ज्यादा कर रखा है, तो इसलिए कभी कभी ये जब परेशान करते हैं तो इसके ऊपर संकेत कर देते हैं। वो अब समय की आवश्यकता है, लेकिन हमारी मूल विचारधारा जाति धर्म के आधार पर यदि कोई व्यक्ति आसमानी किताब को मानना छोड़ के ये कहे कि हम तो जो वैज्ञानिक चीजें हैं उनको मानेंगे और सत्य को स्वीकार करने के लिए तैयार है, तो हमारा कोई उससे द्वेष नहीं है। ऐसे बहुत से कार्यकर्ता हैं मुस्लिम भी जो सेवा का काम करते हैं, और हम उनको भी परस्पर पूरा सम्मान देते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य है किसी व्यक्ति से द्वेष करना नहीं, उसको अंदर परिवर्तन करके सुधार करना है। हम सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के सिद्धांत को मानते हैं और हम सर्वधर्म सद्भाव की बात करते हैं। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय सर्वधर्म समभाव। हमारे कार्यकर्ता के लिए और पदाधिकारियों के लिए नियम है कि वो अपने नाम के साथ जाति सूचक शब्दों का प्रयोग ना करें। कहीं पहले से लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट में, कहीं तो उसको अपवाद स्वरूप अपने परिचय में ना करें, अपने मुंह से ना करें। कोई करता भी हो तो उसको करेक्ट कर दें कि मुझे आप इस नाम से बुलाएं तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। तो हम जातियों से मुक्त भारत बनाना चाहते हैं, तो कोशिश करें। हमारा जो पदाधिकारियों के लिए तो हमने नियम बनाया हुआ है, कार्यकर्ताओं के लिए, योग साधकों के लिए नहीं बना सकते, लेकिन आप भी अपनी कक्षाओं में और अपने नाम के साथ जाति सूचक शब्द का प्रयोग नहीं करें तो बहुत अच्छी बात है। अपने नाम के साथ आप दूसरे शब्द लगा सकते हैं, भारत लगा सकते हैं, भारतीय लगा सकते हैं। आप में से किसी ने शास्त्री की पढ़ाई की है तो शास्त्री लगा सकते हैं। तो ऐसे उपनाम आप ऐसे लगा सकते हैं जिससे जाति का संदेश नहीं जाए। तो हम जातियों का तिरस्कार भी नहीं करते, लेकिन जाति का आग्रह भी नहीं करना, और किसी जाति को हमें हीन नजर से नहीं देखना। हम व्यक्ति के सद्गुणों के ग्राहक हैं, हम जाति को नहीं देखते। अपने संगठन में जाति के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाता, और जाति के आधार पर किसी भी प्रकार से कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता। तो अपने यहाँ जातियों को तिरस्कार भी नहीं किया जाता। जैसे हमारा संगठन है तो हम जातियों को नहीं देखते, तो इसका मतलब ये नहीं है कि संगठन एक जाति का बन जाए। जाति का आग्रह नहीं रखना, लेकिन तिरस्कार भी नहीं करना। तो जिस संगठन में, जिस स्थान पर जहां जितनी जातियां हो, उनका आधार के ऊपर उनको भी अवसर मिलना चाहिए ताकि सबको जोड़ा जा सके। संगठन में यदि कोई दलित आता है तो उसको भी यथायोग्य में सम्मान देना है, क्योंकि हम जातियों के आग्रह को नहीं रखते। हम तो मनुष्य के गुणों के आधार पर मनुष्य की विवेचना करते हैं। हमारे लिए एक बड़ी जाति का व्यक्ति, जिसको बड़ा बोला जाता है, बड़ा छोटा तो कुछ नहीं होता, एक ऊंची जाति स्वर्ण जाति का व्यक्ति यदि मांसाहार करता है, शराब का सेवन करता है, तो उसकी कीमत कम है, उसकी योग्यता कम है। और एक जिसको निम्न जाति बोला जाता है समाज में, हमारी नजर में नहीं होती, उसका अगर कोई व्यक्ति अपने धर्म का पालन करता है, निर्व्यसनी है, शाकाहारी है, तो उसकी कीमत, उसकी योग्यता ज्यादा बड़ी है। तो ये हमारे संगठन का दर्शन है, ये आपको पता होना चाहिए, और आपको नीचे ये बात बतानी है, हम सब ब्रह्मवंशी हैं। हमारा जन्म किससे हुआ है? ब्रह्मवंश से हुआ है, और सबके दो ही गोत्र हैं, सूर्यवंशी या चंद्रवंशी। और हम सब के अंदर एक ही खून है। हम सब अपने पूर्वज ऋषि ऋषिकाओं की, वीर वीरांगनाओं की संतान हैं। शब्दों के चयन में भी हमें बड़ी सावधानी रखनी है। हमें शब्दों का चयन करते हुए कभी भी किसी को जैसे मनुवादी कह देते हैं। अब ये मनुवादी किसका शब्द है? राजनीति का शब्द है। मनु कौन थे? मनु तो हमारे एक ऋषि थे जिन्होंने पहला संविधान दिया। मनुस्मृति कोई गलत ग्रंथ नहीं है, उसके अंदर मिलावट की गई है। मनुस्मृति के अंदर जातियों के आधार पर भेदभाव है ही नहीं। जो विशुद्ध मनुस्मृति है उसमें तो वेद के सिद्धांत दिए गए हैं जिससे अच्छा घर, परिवार और समाज बने। तो हम मनुवादी शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। मनुवादी तो गलत शब्द हो गया। तो इसी प्रकार से हमें कुछ शब्दों के प्रयोग से भी बचना है। हमें अपने संगठन को, देखिए संगठन सर्वोपरि है। जब संगठन मिलता है तो उसी से ताकत बनती है। तो हमें संगठन को पूर्ण महत्व देना है। आपने मधुमक्खी को देखा है? मधुमक्खी छोटी सी है, कमजोर है, लेकिन उसके छत्ते को कोई छेड़ता है तो मधुमक्खी उसको छोड़ती है? छोटी है लेकिन संगठित है तो उसकी बहुत बड़ी ताकत है।
वो किसी को भी हरा सकती है। तो मधुमक्खी के छत्ते से हमें संगठन सीखना है और संगठित रहना है अपने संगठन के प्रति। हम कोई कट्टर, कोई आतंकवादी संगठन नहीं है, लेकिन हम अपने संगठन के प्रति पूर्ण समर्पण और दृढ़ता का भाव रखेंगे कि हमारा संगठन हमारी विचारधारा है और हम इसके प्रति पूर्ण समर्पित हैं, क्योंकि हमने इसके ऊपर खूब किंतु परंतु कर लिया। आप अभी प्रशिक्षण में आए हैं, हमने आपको ट्रेनिंग ली, आप अभी खूब प्रश्न कीजिए। आप सोचिए कि पतंजलि में क्या, किस चीज के ऊपर सवाल खड़े किए जा सकते हैं। लेकिन एक बार जब आपको उत्तर मिल जाए और आप तर्क की कसौटी पर, तथ्यों की कसौटी पर पतंजलि की विचारधारा को, हमारी इस रीति नीति, सिद्धांत और उद्देश्य को कस लें, उसके बाद फिर आपको किसी भ्रम में, किसी बहकावे में नहीं आना, फिर आपको किसी के भुलावे में नहीं आना कि आज तो गंगा गए तो गंगादास हो गए, जमुना गए तो जमुनादास हो गए। ऐसा नहीं बनना। फिर आपको 100% संगठन का पालन करना है और संगठन की रीति नीति का दृढ़ता के साथ पूर्ण समर्पित भाव से पालन करना है। अभी आप सवाल कीजिए, आपको हम अवसर देंगे। आपको कुछ पूछना है, खूब पूछिए। एक बार जुड़ने से पहले आप खूब तर्क कीजिए, वितर्क कीजिए, सवाल कीजिए। आपका अधिकार है और करना ही चाहिए। उसके बिना हमें देखा देखी कि ये व्यक्ति जुड़ा है, इसको देखकर मैं जुड़ जाऊं तो हम खाई में गिर जाएंगे, वो भेड़ चाल होती है। आप अपने पूर्ण विवेक से जागृत अवस्था में पूर्ण सवाल करके सारे सवालों का उत्तर पाने के बाद आप गुरु का चयन कीजिए, संगठन से जुड़िए, संस्था से जुड़िए। लेकिन एक बार जब सवालों का उत्तर मिल जाए और आपने एक बार अगर संस्था से जुड़ गए, संगठन से जुड़ गए, कार्यकर्ता के रूप में, पदाधिकारी के रूप में, शिक्षक के रूप में, उसके बाद अपने संगठन के प्रति 100% समर्पित रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? ऐसा तो नहीं करना चाहिए कि अभी तो संगठन में यहां से जुड़े हैं, उसके बाद कल परसों दूसरे संगठन में चले गए, उसके बाद तीसरे संगठन में चले गए। संगठन में हमें राजनीति का प्रयोग नहीं करना कि संगठन में तो राजनीति करते हैं। राजनीति की जगह क्या प्रयोग करना है? राग द्वेष का। संगठन में हम कई बार, आप जैसे दान लेके आते हैं तो संगठन में हम दान कुछ आपके जिले में खर्च करने के लिए दे देते हैं। तो ये नहीं कहना कि मुख्यालय से कमीशन मिला है, दान का सेवा के लिए सहयोग मिला है ताकि सेवा का काम चल सके। तो शब्दों के चयन में बहुत सावधानी रखनी है आपकी। अभी एक शब्द, जैसे पिछले 30 सालों पहले 1990 के दशक में अल्ट्रासाउंड सेंटर काम करते थे और लोग टेस्ट करवाते थे कि लड़का है या लड़की है, और लड़की होती थी तो डॉक्टर क्या कहता था? सफाई करवा लो। सफाई किसकी की जाती है? गंदगी की। पेट में यदि कोई जीव है तो वो गंदगी हो सकता है क्या? और डॉक्टर अगर उसकी जगह मां को ये कहे कि अपने संतान की हत्या करवा लो तो करवाएगी। लेकिन शब्द क्या प्रयोग किया? सफाई करवा लो। सफाई करवा लो, केवल शब्द के प्रयोग से भाव बदल जाते हैं और भाव के बदलने से कर्म भी बदल जाता है। तो इसलिए हमारा कार्यकर्ता इतना विवेकशील होगा कि वो एक एक शब्द के ऊपर ध्यान देगा। और शब्दों के प्रयोग से राजनीति चलती है, शब्दों के प्रयोग से देश को भ्रमित किया जाता है, शब्दों के प्रयोग से देश को तोड़ा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि शब्द प्रयोग क्या करना है। संगठन के अंदर हमें अपने अंदर नेतृत्व के गुणों को विकसित करना है, वक्तृत्व के गुण को विकसित करना है। जैसे हम सुबह अब 10 बजे से बातचीत कर रहे हैं, अभी 1 बजे तक मुझे लगभग 3 घंटे हो जाएंगे और मुझे जो विषय दिया गया मैं उसी विषय की बातचीत कर रहा हूं। तो आपको इतना समर्थ बनना है। पूज्य गुरुदेव जब किसी विषय पर बात करते हैं तो बच्चों के बीच में बच्चों की बात करते हैं, कपिल शर्मा के शो पर कपिल शर्मा के शो जैसी बात करते हैं, राजनीति में राजनीति की बात करते हैं, विद्वानों के मंच पर विद्वानों वाली बात करते हैं। तो ऐसे आपको सबल बनना है, अपने अंदर गुण विकसित करने हैं ताकि आप एक गांव का, एक जिले का, एक समाज का नेतृत्व करने का काम कर सकें। ऐसे कार्यकर्ता हमें तैयार करने हैं, ऐसी हमारी रीति नीति है। हमें दूसरी संस्थाओं को जो अच्छा काम कर रही हैं उनके साथ परस्पर सद्भाव रखना है, लेकिन दूसरी संस्थाओं को हमें अपनी संस्था के अंदर मिक्स नहीं करना कि जी ये भी काम कर रही है हम भी कर रहे हैं तो खिचड़ी बन जाए। उनके प्रति सद्भाव रखना है, यथायोग्य सहयोग करना है। यथायोग्य सहयोग का मतलब क्या है कि आपने कोई कार्यक्रम किया, आपका सहयोग करने के लिए आर्य समाज आता है, आर्य समाज का कोई कार्यक्रम है तो पदाधिकारी भाग ले सकते हैं। लेकिन दूसरी संस्थाओं में, दूसरे कार्यक्रमों में, सामाजिक सांस्कृतिक संस्थाओं में भाग लें तो अपने नाम झंडे बैनर के साथ भाग लेना है या नहीं लेना, ये वरिष्ठ पदाधिकारी से पूछना है। कोई आंदोलन है, कहीं कोई हड़ताल करनी है, धरना प्रदर्शन करना है, कोई संगठन आंदोलन कर रहा है, कोई किसान आंदोलन कर रहा है, कोई कुछ आंदोलन कर रहा है, तो उसमें
आपको तत्काल नहीं कूदना है जी, मेरा आंदोलन हो रहा था मैं तो कूद गया। अब किसान आंदोलन के नाम से क्या हुआ है वो आपको पता है, बताने की आवश्यकता नहीं। कनाडा से पैसा आता था और किसान आंदोलन के नाम से देश को कमजोर करने के लिए बस रोड के ऊपर लोग बैठे रहे, पटरी के ऊपर बैठे रहे। किसानों की समस्याएं हैं, उनका समाधान होना चाहिए, हम इस बात को मानते हैं, लेकिन वो आंदोलन में बैठने वाले रियल किसान नहीं थे। तो हमें ये देखना है कि कौन सा आंदोलन चल रहा है, उसकी क्या उद्देश्य है, उसका हिडन एजेंडा क्या है। उसके बाद कोई आंदोलन यदि करना है तो वो मुख्यालय के स्पष्ट निर्देश के बिना कोई आंदोलन, किसी धरने प्रदर्शन में भाग नहीं लेना। आप कहें कि जी व्यक्तिगत तौर पे लेना है, तो हमारा पदाधिकारी व्यक्तिगत भी भाग नहीं ले सकता। जैसे मैं हूं या राज्य प्रभारी है, वो व्यक्तिगत कहीं जाता है तो उसकी व्यक्तिगत पहचान नहीं है, वो संगठन की पहचान है, तो उसका व्यक्तिगत कुछ नहीं है। अभी माननीय मोहन भागवत जी हैं, आदरणीय संसद सागर जी, क्या वो किसी मुसलमानों के कार्यक्रम में बिना चर्चा किए जा सकते हैं? जाएंगे तो उसका संदेश क्या जाएगा? तो इसलिए किसी भी कार्यक्रम में, आंदोलन में भाग आपको मुख्यालय के स्पष्ट निर्देश पर दे लेना है। हमारा कोई साधक साधारण शिक्षक है, यदि वो किसी से जुड़ा हुआ है तो बिना अपने लोगों के, बिना ड्रेस के अपवाद स्वरूप जाता है तो उसको तो फिर भी हम एक तरीके से अलाउ कर सकते हैं, लेकिन हमारा पदाधिकारी और 5-10 कार्यकर्ता शिक्षक मिलकर सामूहिक रूप से किसी भी आंदोलन में, किसी कार्यक्रम में बिना मुख्यालय की अनुमति के भाग नहीं लेना। लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? गलत जगह पहुंच सकते हैं ना, तो हमने अथॉरिटी दे दी, कोई व्यक्ति कहेगा मुझे तो ठीक लगा जी, मैं तो झंडा पहुंच के चला गया, कोई कश्मीर में शामिल हो गया किसी जम्मू के जुलूस में, तो गड़बड़ होगी कि नहीं होगी? तो इसलिए नियम बनाए जाते हैं। हमारा जो कार्यकर्ता है वो राजनीतिक पार्टी में पद नहीं लेगा। राजनीतिक पार्टी में पद लेगा तो राजनीति में उद्देश्य क्या होता है? सेवा तो कम होती है कि किसी तरह मैं अपने पद पे बना रहूं, फिर वो अपने लोगों को पदाधिकारी बनाता है और उसका उद्देश्य केवल यही होता है कि मेरा राजनीतिक उद्देश्य पूर्ण हो। तो हमारा पदाधिकारी राजनीतिक पार्टी का पदाधिकारी नहीं होगा। और हमारे जो जिला राज्य स्तर के पद हैं उसमें एक सामाजिक संस्था बहुत अच्छी काम कर रही है, लेकिन वो अगर कई संस्थाओं से जुड़ जाएगा तो वो न्याय नहीं कर पाएगा। तो हमारा पदाधिकारी कोशिश करें कि पूर्णकालिक पतंजलि की सेवा में ही, योग की सेवा में ही रहे। अगर उसको कोई दूसरी संस्था अच्छी लगती है तो यहाँ का पद छोड़ दे, नहीं तो दूसरी संस्था में किसी दूसरे व्यक्ति को अवसर दे ताकि दूसरी संस्था का काम भी अच्छे से चले। अपनी संस्था में कभी भी हम कैश के रूप में कोई दान या डोनेशन नहीं लेते। कोई दान लेंगे तो उसकी रसीद काटी जाएगी, जिला स्तर पर रसीद उपलब्ध होती है। आपको कोई कार्यक्रम करना है तो आप स्पॉन्सरशिप ले सकते हैं। जैसे आपको कोई कार्यक्रम करना है, आपको स्टेज बनवाना है तो किसी दानदाता से स्टेज बनवा लीजिए, स्टेज की पेमेंट दानदाता खुद करवा दे। आपको कोई पंफलेट छपवाना है, कोई होर्डिंग लगवाना है तो आप या तो रसीद काटिए, रसीद नहीं काट सकते तो उसको कहिए कि इस साइज का हमें इस मैटर का होर्डिंग बनवाना है, आप बनवा के खुद पेमेंट कर दीजिए। तो इससे आर्थिक शुचिता रहेगी। जिसके ऊपर आर्थिक चारित्रिक कोई दोष लगता है हमारे संगठन में उसका कहीं कोई स्थान नहीं है। तो जिसके ऊपर आर्थिक या चारित्रिक कोई दोष लगेगा तो उसको तत्काल संगठन से प्रणाम कर दिया जाएगा। होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? हम काम करने में निराभिमानिता रखेंगे, अहंकार नहीं करेंगे कि ये काम मैंने किया, मैंने इतनी बड़ी कक्षा लगाई, मैंने इतना बड़ा कार्यक्रम किया। हम मैं का प्रयोग नहीं करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे? हम का प्रयोग करेंगे। संगठन में मैं का प्रयोग करते हैं तो संगठन टूट जाता है, हम का प्रयोग करते हैं तो संगठन आगे बढ़ता है। दूरदर्शिता, पराक्रमशीलता, विनयशीलता रखेंगे। काम करते हुए विनय पूर्वक बात करनी है, अपने पदाधिकारियों से बात करें, आपस में बात करें तो आदरणीय जी, आदरणीय कहिए। किसी सन्यासी से बात करें तो किसी भी सन्यासी का नाम, पूज्य स्वामी जी महाराज भी किसी सन्यासी का नाम लेते हैं तो पूज्य कहते हैं, नहीं कहते? हम भी किसी सन्यासी का नाम लेते हैं, संगठन में प्रांत प्रभारी हो, केंद्रीय प्रभारी हो, तो वो सन्यासी अपने संगठन का हो चाहे बाहर का हो, उसके नाम के आगे पूज्य शब्द का प्रयोग करना है। हमारे जो वरिष्ठ पदाधिकारी है, जैसे जिला प्रभारी आपका वरिष्ठ है, तहसील प्रभारी आपका वरिष्ठ है, तो उसके नाम के आगे आपको आदरणीय शब्द का प्रयोग करना है। अपनी कक्षा में भी आप लोगों को सिखाइए कि कक्षा में हमारा जो शिक्षक है उसके लिए जो साधक आते हैं वो आदरणीय शब्द का प्रयोग करें। और आदरणीय शब्द का प्रयोग परस्पर भी एक दूसरे के लिए करें तो उसमें भी कोई हानि नहीं है, छोटों के लिए भी कहें तो कोई हानि नहीं है।
हमें कभी भी किसी धर्म पर, मजहब पर, प्रांत पर, जाति पर, क्षेत्र पर टिप्पणी नहीं करनी कि सिंधी ऐसे होते हैं, पंजाबी ऐसे होते हैं, बनिए ऐसे होते हैं, मुसलमान ऐसे होते हैं। ये कभी भी हमें टिप्पणी नहीं करनी और ना कोई ऐसा आग्रह रखना है। देखिए, हर क्षेत्र में, हर जाति में अच्छे भी लोग होते हैं, बुरे भी लोग होते हैं। ब्राह्मण वंश में बहुत सारे ऋषि भी पैदा हुए और रावण भी पैदा हुआ था। हम किसी भी प्रकार से अपने संगठन में फलित ज्योतिष को नहीं मानते। ग्रहों को, भाग्य को, भूत प्रेत को, ढोंग आडंबर को, पाखंड को, डाकिनी को, शाकिनी को, पिशाचिनी को, ये हम नहीं मानते। हम किसको मानते हैं? जो सार्वभौमिक वैज्ञानिक मूल्य हैं, इनको मानते हैं। हमारा दर्शन क्या है कि हम चित्र की पूजा करने में यकीन नहीं करते। आज हनुमान जी हैं, हनुमान जी को हम धूप बत्ती दिखाएं, हनुमान जी की मूर्ति के मुंह में प्रसाद भी लगाएं, लेकिन गुटखा खाएं, दंड बैठक नहीं लगाएं तो शक्ति आ जाएगी। ब्रह्मचारी नहीं रहे तो शक्तिशाली बन जाएंगे। तो हनुमान जी के चित्र की पूजा नहीं करनी, हनुमान जी के चरित्र की पूजा करनी है। हनुमान जी जैसा बनना है। आपके घर में कोई करता है तो उसका तिरस्कार करने की आवश्यकता भी नहीं है। वो करता है, उसकी श्रद्धा है, तो उसको रोकने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन उसको ये बता दें कि हनुमान जी गुटखा नहीं खाते थे, हनुमान जी नशा नहीं करते थे। राम जी की पूजा करते हो तो राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उनके जैसा बनना है। व्यक्ति की पूजा नहीं करनी अपने यहाँ। अपने यहाँ किसी एक व्यक्ति की पूजा नहीं होती, अपने यहाँ व्यक्तित्व की पूजा होती है कि इस व्यक्ति के व्यक्तित्व में ये गुण है तो हम उन गुणों का आदर करते हैं, उन गुणों का सम्मान करते हैं। ये हमारी विचारधारा है। ठीक है या नहीं है? बाकी संगठनों में क्या कहते हैं? कहते हैं कुछ करो, दारू पियो, मुर्गा खाओ, दुराचार व्याभिचार करो, बस ये गुरु मंत्र ले लो, बेड़ा पार हो जाएगा, भवसागर तर जाएगा, स्वर्ग मिल जाएगा। कहते हैं कि नहीं कहते? ये ज्ञान गंगा से लेके सारी गंगा वाले इसी काम में लगे हुए हैं। हमें अपने जीवन में कुछ काम कभी भी नहीं करने, जैसे झूठ, दुराचार, व्याभिचार, शराब, मांस और आर्थिक और चारित्रिक शुचिता का उल्लंघन कभी भी नहीं करना। कोई आंदोलन जिला स्तर पर भी करना है तो मुख्यालय के निर्देश के बिना कोई आंदोलन नहीं करना। हमें अपने वरिष्ठ पदाधिकारी की आज्ञा का 100% पालन करना है। आपका जिला प्रभारी आपको कोई निर्देश दे तो उसके साथ तू मैं नहीं करना कि मैं नहीं मानता, ये नहीं करना। ये हमारे संगठन का दर्शन है। गुरुजी ने जो हमें आज्ञा दी हम उसका 100% पालन करेंगे। मुख्य केंद्रीय प्रभारी राज्य प्रभारियों को जो निर्देश देते हैं मुख्यालय से, उसका वो 100% पालन करते हैं। और राज्य प्रभारियों के निर्देश का जिला प्रभारी और जिला प्रभारियों के निर्देश का तहसील प्रभारी और लोक शिक्षक सब 100% जरूर पालन करें। आपको लगे कि जिला प्रभारी ठीक नहीं है तो आप कोई निर्देश में सुधार की आवश्यकता है तो विनम्र शब्दों में अपना सुझाव दे दें। सुझाव के बाद जो चर्चा अंतिम हो, संगठन ने जो निर्णय कर दिया, जैसे रामलीला मैदान में आंदोलन करना है, आपने सुझाव दिया जी गर्मी बहुत है 4 जून को, लेकिन फिर भी निर्णय किया गुरुजी ने कि जी 4 जून को ही आंदोलन करना है, बाद में करेंगे तो बरसात आ जाएगी, लेट हो जाएगा। तो एक बार आपने सुझाव दे दिया, फिर निर्णय हो गया तो फिर उसका 100% पालन करना है। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो अपने वरिष्ठों के आंदोलन का 100% पालन करें। हमारे जो संगठन की संस्कृति है वो क्या है? करिष्य वचनम तव, कि हम अपने गुरु के आदेश का, अपने मुख्यालय के आदेश का, अपने संगठन के आदेश का 100% पालन करेंगे। आदेश का पालन नहीं करने से क्या होता है? 1857 की जो क्रांति हुई उसके जो आंदोलन की तिथि थी वो 31 मई तय की गई थी। सारे कैंटोनमेंट में, सारी सेना में, सिपाहियों में संदेश दिया जा रहा था कि आंदोलन होगा और इस आंदोलन में लोगों को जोड़ना है, इस आंदोलन में लोगों को जोड़कर क्रांति करनी है, अंग्रेजों को बाहर भगाना है। लेकिन मंगल पांडे के मन में ज्यादा ज्वार था, देशभक्ति की कमी नहीं थी, वो गद्दार नहीं थे, उनकी भावना बड़ी अच्छी थी, बलिदान देना चाहते थे, अंग्रेजों से दुश्मनी थी और संगठन के प्रति समर्पण भी पूरा था, लेकिन अनुशासित कार्यकर्ता नहीं थे। तो उन्होंने 11 मई को ही 2 अंग्रेजों को ठोक दिया। अब 11 मई को ठोकते ही अंग्रेजों को पता लग गया और जो योजना थी वो फुस हो गई, बाहर निकल गई। अंग्रेजों ने पहले ही 31 मई से पहले ही हिंदुस्तानी सिपाहियों के हथियार रखवा लिए और जो क्रांति सफल होनी थी 1857 में अंग्रेज नहीं गए, 1947 में 90 साल बाद गए। तो समर्पण तो पूरा था मंगल पांडे का, बलिदान में भी कमी नहीं थी, लेकिन अनुशासन में कमी थी।
तो अपने कार्यकर्ता को अनुशासन का 100% पालन करना है, जोश में होश नहीं खोना। इसलिए हमारी संस्कृति क्या है, करिष्य वचनम तव। कोई चीज आपको लगे कि सहमति नहीं हो कि जी हमने आपको कुर्सी नहीं लगाई, नीचे बैठना है, थोड़ी तकलीफ हो, कुर्सी पड़ी भी है, फिर भी कहा जाए तो उसको स्वीकार कर लो कि चलो इससे कोई हानि तो नहीं है, इससे कोई किसी का नुकसान तो नहीं हो रहा। तो हमें अपने मुख्यालय के आदेश का, निर्देश का 100% पालन करना है, ये हमारी संस्कृति है। हमें गुरु को कभी भी कष्ट नहीं देना, गुरु से कभी भी विश्वासघात नहीं करना, गुरु आदेश का 100% पालन करना है। मीडिया के साथ, प्रेस के साथ कभी विवाद नहीं करना, कभी उलझना नहीं। जो कुछ विवादित मुद्दे होते हैं जिनका कोई समाधान नहीं है, जैसे कुछ मुद्दे ऐसे हैं जैसे आरक्षण का मुद्दा है, अब इसके ऊपर हम कुछ भी बोले तो उससे कोई समाधान नहीं है, उससे झगड़ा ही बढ़ेगा। तो ये राजनीतिक मुद्दे हैं, इनके ऊपर हमें कोई टिप्पणी करने की जरूरत नहीं। आपकी कोई आंतरिक कोई बात भी है तो उसको मन में रखिए, उसको सार्वजनिक कक्षा में या किसी से उलझने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उससे कोई समाधान भी नहीं है। मान लीजिए कहीं आप कार्यक्रम कर रहे हैं, आपने आरक्षण पर बात की, आप आरक्षण चाहते हैं, एक नहीं चाहता, तो आपके चाहने और नहीं चाहने से कुछ होने वाला भी नहीं है। तो ऐसे विवादित मुद्दों से हमें बचना है, क्योंकि उनसे शक्ति नष्ट होती है, आपस में विद्वेष पैदा होते हैं। ऐसे मुद्दों पर कि जी हम तो योग की, आयुर्वेद की बात करें, आध्यात्मिक बात करें, वो ज्यादा अच्छा है। हमें संगठन में कार्य करते हुए अपने लिए तो दृढ़ रहना है, वज्र की तरह कठोर रहना है, और दूसरों के साथ फूल जैसा कोमल होना है। हम करते क्या, उल्टा करते हैं, दूसरों से बातचीत करेंगे तो कठोर बन जाएंगे कि तुम्हें 100% यही करना है जो मैं कहूं, और अपने लिए जब बात आए तो उसमें चेंज कर देते हैं। तो हमारे संगठन का नियम क्या है कि खुद के लिए तो वज्र जैसा कठोर और दूसरे के लिए फूल जैसा कोमल। अपने संगठन में कभी भी किसी की कोई कमजोरी है तो वो सार्वजनिक नहीं कहनी, सार्वजनिक केवल प्रशंसा करनी है। किसी के अंदर सुधार की कोई बात है तो उसको व्यक्तिगत तौर पर अकेले में कहना है, ये लोक व्यवहार की बात है। हमारे संगठन में जैसे आप में से बहुत से लोग पदाधिकारी भी बनेंगे, तो कभी भी किसी की एक पक्ष की बात सुनकर निर्णय नहीं लेना, दोनों पक्षों की बात सुनो, उसके बाद कोई निर्णय लेना है। सामान्य तौर पर जो मानव स्वभाव है ना, जो ह्यूमन साइकोलॉजी है, वो क्या है कि आपको पहले जो बता दिया जाए वही साइकोलॉजिकल ब्रेन के अंदर आपकी लाइनिंग बन जाती है, पाथवेज बन जाते हैं, और आपको वही सच ज्यादा लगता है जो पहले बता दिया जाए। फिर आपको दूसरी स्टोरी बताई दी जाए तो उसके ऊपर आप विश्वास कम करते हैं। जैसे आपके कमरे से निकलने के 2 रास्ते हैं, लेफ्ट और राइट में, आप पहले दिन जिस रास्ते से निकलेंगे वही आपका रास्ता बन जाएगा, आप अगले दिन भी उसी रास्ते से निकलते हैं। तो कभी भी कोई निर्णय करें तो दोनों पक्षों की बात सुनकर ही निर्णय करें, एक पक्ष की बात सुनकर कभी भी निर्णय नहीं करें। हम अपने व्यक्तिगत जीवन में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन या किसी भी जाति के हो सकते हैं, लेकिन संगठन और राष्ट्रीय जीवन में हम सबसे पहले भारतीय हैं। अपने आप को भारतीय मानना है, किसी जाति या किसी वर्ग विशेष या क्षेत्र विशेष का नहीं मानना। ये नहीं कि सबसे पहले मैं हरियाणवी हूं, मैं पंजाबी हूं, मैं दिल्ली का हूं, मैं झारखंड का हूं, या मैं जाट हूं, मैं गुर्जर हूं, मैं बनिया हूं, मैं ब्राह्मण हूं। ये हमें व्यक्तिगत जीवन की चीजों को केवल व्यक्तिगत जीवन में रखना है। राष्ट्रीय जीवन में हम सबको भारतीय बनना है कि हम सब भारतीय हैं और सारे भारतीय मेरे भाई बहन हैं। इस विचारधारा के साथ हमारा संगठन की रीति नीति है। हमें संस्थानिष्ठ होना है, संस्था और संगठन के हित को सर्वोपरि मानना है। राष्ट्र के हित के साथ साथ संस्था और संगठन के हित को सर्वोपरि मानना है, और हमें अपनी निष्ठा किसी व्यक्ति में नहीं रखनी। जैसे आज आपको योग शिक्षक किसी व्यक्ति ने बनाया, आज वो जिला प्रभारी है, और कल को मुख्यालय ने किसी और को जिला प्रभारी बना दिया, तो आप ये नहीं कहोगे कि जी मेरे को तो उसने जोड़ा था, वो जिला प्रभारी नहीं है तो मैं काम नहीं करूंगा। आपकी निष्ठा किसके प्रति हो? आपकी निष्ठा विचारधारा और संस्था के प्रति हो, आपकी निष्ठा किसी व्यक्ति के प्रति नहीं हो कि जी मैं तो इस व्यक्ति के साथ हूं। अगर आप किसी व्यक्ति के साथ हैं तो इसका मतलब आप दूरदर्शी नहीं है। तो आपकी विचारधारा, आपका समर्पण किसके प्रति हो? निष्ठा के प्रति, संस्था के प्रति हो। आपको समूह में कार्य करने की शैली अपनाना है। कोई काम आप खुद कर सकते हैं, योग की कक्षा आप लगाते हैं तो योग की कक्षा सारी आप खुद लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते?
मंत्रोच्चारण भी आप कर सकते हैं, योग भी आप सिखा सकते हैं, जॉगिंग भी करवा सकते हैं, चक्की भी चलवा सकते हैं, साइकिल भी चलवा सकते हैं, हास्यासन भी करवा सकते हैं, सिंहासन भी करवा सकते हैं। लेकिन अच्छी योग की कक्षा कौन सी होती है कि आप मंत्रोच्चारण किसी और से करवा दें, योगिक जॉगिंग कोई और करवा दे, गाना कोई और सुना दे, हास्यासन कोई और करवा दे। तो एक कक्षा में 4-5 व्यक्ति जिसको आप ये करवाने का मौका देंगे, वो व्यक्ति कभी एब्सेंट होगा? आप किसी व्यक्ति को थोड़ा-सा अवसर देते हैं तो वो आपकी कक्षा से कभी नहीं जाएगा, बरसात में भी आपकी कक्षा में खड़ा रहेगा। तो आप दूसरों को साथ लेके चलते हैं तो ये है समूह में काम करने की शैली। और अगर सारा काम आप खुद करते हैं तो इसका मतलब ये आप केवल व्यक्तिगत काम कर सकते हैं, और जो व्यक्तिगत खुद अकेला काम करता है वो कभी बड़ा काम नहीं कर सकता। तो संस्था को, संगठन को यदि बड़ा काम करना है तो काम को छोटे-छोटे टुकड़ों में बांटकर सबको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आप कर सकते हैं लेकिन फिर भी आपको नहीं करना, फिर भी दूसरे को जोड़ना, यही संगठन है, यही कार्य करने की शैली है। संगठन में एक बार जो निर्देश दिए जाते हैं, जैसे रीति नीति के निर्देश दिए, दोबारा नहीं देने पड़े, जैसे जूते ठीक से लगाने हैं तो वो निर्देश दोबारा नहीं दिया जाएगा, सरनेम का प्रयोग नहीं करना, दोबारा नहीं देना पड़े। एक निर्देश दे दिया तो उसका जीवन भर पालन करना है और दूसरों को भी करवाना है। एक निर्देश को कभी भी दोहराना नहीं पड़े, ऐसा कार्यकर्ता हमें बने आना है।